हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है डीएनए और आरएनए। और इसके पहले मैंने और भी साइंस के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, तो उसे आप साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के प्लेलिस्ट से वहाँ से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डीएनए और आरएनए को कंप्लीट डिस्कशन करूँगी कि किस तरह से ये बनते हैं और कहाँ पे इसका लोकेशन होता है, और सभी जितने भी प्रोसेस होते हैं जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया और रेप्लिकेशन हो गया। तो सभी जितने भी प्रोसेस होते हैं सभी को डिस्कस करूँगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं। और इसके बाद मैं लास्ट में जो एसएससी के 2024 में जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उसे भी डिस्कस करूँगी, जिससे कि आप लोगों को आइडिया मिलेगा किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा कंटेंट इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन हिंदी में भी करूँगी ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों के स्टूडेंट्स को इससे हेल्प हो सके। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को इस चैनल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में या फिर जो करंट में एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंस के या फिर जीके के जो भी पूछे जाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके टॉपिक्स को कंप्लीट डिटेल्स और कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स के साथ और उसके क्वेश्चंस के साथ उसका वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए और आरएनए का लोकेशन देखेंगे। तो डीएनए कहाँ पे होता है, तो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि जो लिविंग बींग्स होता है उसमें सबसे जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। और ये सेल है, और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स होता है। तो ये क्रोमोजोम्स हो गया, ये क्रोमोजोम्स है। और क्रोमोजोम्स के सेगमेंट्स को, जैसे कि ये स्मॉल सेगमेंट है, उसे बोलते हैं जीन, और जीन के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। और ये जो बाहर का जो सेल का जो बाउंड्री है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस का जो बाउंड्री होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो ये हो गया डीएनए का लोकेशन। तो डीएनए कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जो आरएनए होता है वो समटाइम्स न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, समटाइम्स साइटोप्लाज्म में भी होता है। तो साइटोप्लाज्म किसे बोलते हैं, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो ये सब पार्ट है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो वहाँ भी कभी कभी आरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया डीएनए और आरएनए का लोकेशन। और हम लोग इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस है डीएनए और आरएनए के बनने का उसे देखेंगे। तो जो डीएनए होता है उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका काम होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना। यानी कि ये पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यानी पेरेंट्स के कैरेक्टर को कैरी करता है ऑफस्प्रिंग में। किसका काम होता है, डीएनए का। डीएनए जो होता है वो सेल के न्यूक्लियस में होता है, लेकिन समटाइम्स ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसे बोला जाता है किचन ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है। ये कहाँ पे होता है, जैसे कि ये साइटोप्लाज्म है, मैंने बताया। तो साइटोप्लाज्म के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उसी में से एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, सेल ऑर्गेनल है। इसमें भी समटाइम्स डीएनए पाए जाते हैं। और सेल के अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ही होता है। अब जो डीएनए होता है वो, इसे मैंने बताया कि एडल्ट से उसके ऑफस्प्रिंग में जो पास होता है डीएनए, वो किस टाइम होता है, वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये पास होता है। जो ह्यूमंस हैं उसमें जो डीएनए होता है उसमें कितने बेसेस होते हैं, 3 मिलियन बेसेस होते हैं। और जो 99% उसमें से जो बेसेस होते हैं वो सारे ह्यूमन में सेम होते हैं। जितने भी लोग हैं उसमें 99% बेसेस डीएनए के सेम होते हैं, लेकिन ओनली 1% ही बेस होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो अलग अलग होते हैं। और उसी 1% के कारण सभी पर्सन है जो अलग अलग दिखाई देते हैं और उनमें अलग अलग कैरेक्टर होता है। तो देख सकते हैं कि ओनली 1% ही डिफरेंट होता है डीएनए पर्सन टू पर्सन। अब जो डीएनए होता है वो
टाइटली पैक्ड होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। और ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? 2 स्ट्रैंड्स का होता है, और दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं? एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होते हैं, डबल हेलिक्स के जैसा। और ये दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक बिग हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों ज्वाइंट होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। और ये बॉन्ड किसके बीच में होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है? ये होता है नाइट्रोजनस बेस के बीच में। और जो डीएनए और आरएनए है दोनों ही क्या है? एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि नाम से ही आप लोग देख रहे हैं डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों ही एक न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर डीएनए और आरएनए का। ये है डीएनए और ये है आरएनए। सेकंड कलर चेंज कर लेती हूँ। ये है डीएनए और ये है आरएनए। तो डीएनए कैसा है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और आरएनए कैसा है? सिंगल इसमें स्ट्रैंड होता है। और ये जो ग्रीन और येलो दिख रहे हैं वो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उसी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये डीएनए में भी होते हैं नाइट्रोजनस बेस, और ये किस में होते हैं? आरएनए में भी होते हैं। तो और इसके पहले मैं बता दूं कि जो दोनों होते हैं, मैंने बताया कि डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके ये किससे बना होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे बना होता है? नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और शुगर से बना होता है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड है वो नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और शुगर से बना होता है। और अगर जो फॉस्फेट है उसे रिमूव करते हैं तो वो कहलाता है क्या? न्यूक्लियोसाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड किससे बना होगा? नाइट्रोजनस बेस और शुगर से। तो अब हम लोग देखेंगे कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं और आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो डीएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायमिन। और आरएनए में कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरासिल। तो 3 तो सेम है, लेकिन एक जो थायमिन है डीएनए में, उसके प्लेस पे आरएनए में क्या है? यूरासिल प्रेजेंट है। तो ये होते हैं नाइट्रोजनस बेस इसके अंदर, डीएनए और आरएनए के अंदर। उसके बाद एक बात को याद रखना है, इस बात को कि जो ए होता है, एडेनिन होता है, वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थायमिन के साथ। और जो जी होता है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है? साइटोसिन के साथ। तो अगर डीएनए का बात होगा तो उसमें एडेनिन बनाएगा किसके साथ बॉन्ड? थायमिन के साथ। लेकिन जब आरएनए का बात होगा तो उसमें ए बनाएगा किसके साथ बॉन्ड? एडेनिन बनाएगा यूरासिल के साथ बॉन्ड, क्योंकि आरएनए में थायमिन के प्लेस पे यूरासिल नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। इसके बाद है जो डीएनए होता है, मैंने बताया जैसा कि बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से ये बने होते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए का वो सारा किससे बना होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस होता है जिसमें कि साइटोसिन आएगा, गुआनिन आएगा, एडेनिन आएगा, थायमिन आएगा और शुगर होता है, और इसके साथ क्या होता है? फॉस्फेट होता है। तो इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर। ये होता है न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद जो आरएनए होता है उसका मैंने बताया था कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कौन कौन सा होता है? साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरासिल होता है, इसके साथ शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये होता है आरएनए का कंपोजिशन। उसके बाद है जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि जो उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से बॉन्डिंग बनाए रहता है? कोवैलेंट बॉन्ड के साथ ये बॉन्डेड होता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं। तो इस बात को याद रखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होता है
वो दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसे क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और इसे तो मैंने बता ही दिया था कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो डबल हेलिकल होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं। इसका मतलब है कि ये अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम इसका डायरेक्शन है तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसका हो जाएगा 5 से 3, यानी कि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। अब हम लोग इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन उसे देखेंगे। तो सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? इसमें डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो सेगमेंट होता है डीएनए का वो सबसे पहले क्या हो जाता है, जो डीएनए होता है सेगमेंट का वो क्या होता है? डबल होता है। तो अगर 2 सेगमेंट है तो एक सेगमेंट सपोज ये है और ये है, तो जो एक सेगमेंट होता है उससे एक डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और दूसरा सेगमेंट होता है उससे एक अलग आरएनए का सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो जो एक सेगमेंट एक आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं एमआरएनए। और जो दूसरे डीएनए से जो दूसरा आरएनए का फॉर्मेशन होगा स्ट्रैंड का उसे बोलेंगे नॉन कोडिंग आरएनए, यानी कि एनसी आरएनए। तो आप लोग देख सकते हैं कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट होता है तो उससे वो दोनों स्ट्रैंड से अलग अलग 2 आरएनए का स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। एक बनता है एमआरएनए और दूसरा बनता है नॉन कोडिंग आरएनए। अब इसे मैं एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से ये बनते हैं। तो एक का मैं बताऊंगी। तो एक स्ट्रैंड सपोज ये है डीएनए का, तो सबसे पहले तो डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो क्या होता है, सबसे पहले ये डीएनए का स्ट्रैंड है इस तरह से, ये सबसे पहले क्या होगा, ये सेपरेट होगा, ये 2 डीएनए का स्ट्रैंड इस तरह से बन जाता है ओपन होने के बाद। अब इससे क्या होगा कि इस पे क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, ये ए है, ये टी है, ये जी है, ये सी है, इस तरह से। तो इसके पास क्या होता है, एक आरएनए पॉलीमरेज होता है एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो क्या करता है, आरएनए का सिंथेसिस करना इस पॉइंट से शुरू करता है, इस ओरिजिन से शुरू करता है। तो ये क्या करेगा कि नाइट्रोजनस बेस डीएनए पे ए है तो इसके पैरेलल क्या बनाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएगा, टी तो नहीं बनाएगा क्योंकि आरएनए में क्या होता है, यू होता है। तो यहाँ पे यू हो जाएगा, फिर टी है तो ए हो जाएगा इसके साथ, फिर जी है तो इसके साथ हो जाएगा सी, और सी के साथ क्या हो जाएगा जी, क्योंकि मैंने ऊपर में बताया है किसके साथ, कौन सा नाइट्रोजनस बेस के साथ कौन सा बॉन्डिंग करता है। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग हो गया। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है इस तरह से इसे आरएनए का सिंथेसिस करता चला जाता है आगे की तरफ। तो इस तरह से एक आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है, यानी कि अगर डीएनए का डायरेक्शन 3 से 5 है तो इसका हो जाएगा 5 से 3, इस डायरेक्शन में होगा, ये एंटी पैरेलल बनता है। तो इसी तरह से दूसरे जो स्ट्रैंड है इसमें भी एक आरएनए का फॉर्मेशन होगा जो कि आरएनए पॉलीमरेज के हेल्प से सिंथेसिस होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एक डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से 2 आरएनए का फॉर्मेशन होता है। एक बनता है मैसेंजर आरएनए एमआरएनए और एक बनता है नॉन कोडिंग आरएनए। इस तरह से 2 आरएनए का स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसे एक कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को कंप्लीट करता चला जाता है, जैसे कि बॉन्डिंग करता जा रहा है नाइट्रोजनस बेस का, तो ये एक दूसरे को कंप्लीट करता जाता है, इसलिए बोलते हैं इसे कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जो एंजाइम है वो रीड करता जाता है, जो स्ट्रैंड है डीएनए का उसे रीड करता जाता है और बॉन्डिंग करता जाता है, एक दूसरे को कंप्लीट करता जाता है, इसलिए बोलते हैं कि ये कंप्लीमेंट्री लैंग्वेज पे बेस्ड होता है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। चलते हैं दूसरे प्रोसेस पे जो कि है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या होता है,
आरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि डीएनए से क्या बना, आरएनए बना। यहाँ पे डीएनए से क्या बना, आरएनए बना। अब हम लोग देखेंगे आरएनए जो बना वो किस तरह से एमिनो एसिड का यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो जब आरएनए तैयार हो जाता है तो वो क्या होता है, जैसे सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में आरएनए बना, आरएनए यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। अब ये चला आएगा न्यूक्लियस के बाहर, यहाँ जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे आ जाएगा। और साइटोप्लाज्म के जो ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम होता है। ये सपोज राइबोसोम है, उससे क्या करेगा, वो जो आरएनए है वो इससे लिंक्ड हो जाएगा और एक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आकर राइबोसोम से लिंक्ड करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। तो जो आरएनए है उससे जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, जो राइबोसोम है वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है जो एमआरएनए है, जो एमआरएनए बना है डीएनए से, उसके चेन को। यानी कि डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए को ट्रांसलेट करने का काम होता है राइबोसोम का। और राइबोसोम कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो राइबोसोम क्या करता है, एमआरएनए को ट्रांसलेट करता है और एक अमाइनो एसिड का चेन को बनाता है। इस तरह से एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और इसी चेन जो होता है, इसी चेन से जो अमाइनो एसिड का चेन होता है वो एक प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। तो ये हो गया सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो कि है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, इसमें डीएनए से एक डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उससे नए न्यू डीएनए का स्ट्रैंड जो बनता है उसे ही बोलते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस। यहाँ पे फोटो में देख रहे होंगे कि एक जो ओल्ड स्ट्रैंड है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उससे दो नए डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो डीएनए का रेप्लिका होता है, ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, उससे दो आइडेंटिकल रेप्लिका बनता है डीएनए का। उसी प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो सबसे पहले वो सेपरेट हो गया, इस साइड और इस साइड सेपरेट हो गया। उसके बाद क्या है, जो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के वो किस तरह से काम करते हैं, एक टेम्पलेट जैसा काम करते हैं। और इसीलिए इसे बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल डीएनए का रेप्लिका है उससे क्या है, जो नए दो डीएनए का रेप्लिका बना है उसमें क्या है कि एक ओरिजिनल वाले हैं और एक ओल्ड वाले हैं, एक न्यू वाले हैं और एक ओल्ड वाले हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे जो डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है उसमें क्या है, जो रेड कलर का है वो क्या है, न्यू स्ट्रैंड है, और जो ब्लू कलर का है वो ओल्ड स्ट्रैंड है। तो दोनों ही जो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है उसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि दोनों ही डीएनए में कुछ कैरेक्टर ओल्ड वाले होंगे और कुछ न्यू वाले होंगे। तो इसीलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव बोला जाता है, यानी कि कुछ कैरेक्टर ओल्ड वाले दोनों ही न्यू जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसमें रह जाता है। इसलिए हाफ कैरेक्टर न्यू वाले का और हाफ कैरेक्टर ओल्ड वाले का होता है, इसलिए बोला जाता है इसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम इसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले डीएनए का जो अनवाइंडिंग होता है उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, हेलिकेज होता है। जो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये सबसे पहले क्या होगा, अनवाइंड होगा, यानी इस तरह से खुलेगा,
इस तरह से ये दोनों सेपरेट हो गए, खुल गए। तो ये जो खुलने का काम होता है वो कौन सा एंजाइम करता है? हेलिकेज करता है। उसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करता है? सपोज ये क्या है? ये डीएनए है, एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे जो ओरिजिन होगा, यहाँ से क्या होगा? न्यू स्ट्रैंड जो डीएनए का बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जो इनिशिएट करने का काम होता है, न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसिस करने का काम होता है, ये किसका होता है? ये होता है डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है। जैसे कि आरएनए का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो कौन सा एंजाइम था? आरएनए पॉलीमरेज। उसी तरह से डीएनए का जब फॉर्मेशन होता है तो कौन सा एंजाइम सिंथेसिस करता है नया स्ट्रैंड को? ये करता है डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद है डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है? ये डीएनए का जो फ्रैगमेंट होता है उसे ज्वाइन करने का काम करता है। अब ये ज्वाइन किस टाइम करेगा? तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसका डायरेक्शन है 3 to 5 है और इसका डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट, ये 5 to 3 हो जाएगा। तो ये जब नए डीएनए का स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा तो जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका क्या होता है? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स होता है कि वो 5 से 3 के डायरेक्शन में वो नए डीएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसिस करता है डीएनए पॉलीमरेज। तो इसमें अगर 3 to 5 डायरेक्शन है तो इसमें क्या करेगा? यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा तो यहाँ से ये क्या बनेगा? 5 to 3। और इसमें क्या होगा? और जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका डायरेक्शन भी 5 to 3 होता है। तो इसमें तो कंटिन्यूअस ये इसका फॉर्मेशन होगा डीएनए स्ट्रैंड का। लेकिन जो इसमें जो एंटी पैरेलल डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म होगा तो इसमें क्या होगा? 3 to 5 डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये जो ओल्ड स्ट्रैंड है उसमें 5 to 3 है, तो जो न्यू स्ट्रैंड होगा वो 3 to 5 होगा। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका डायरेक्शन होता है 5 to 3। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए इसमें टूट कर इसका फ्रैगमेंट बनेगा जो न्यू स्ट्रैंड होगा। तो उसी को जोड़ने का काम किसका होता है? डीएनए लाइगेज का। ये हो गया डीएनए लाइगेज का काम। अब क्या है? डीएनए टोपोआइसोमरेज। तो इसका क्या काम होता है? ये टोपोलॉजिकल जो इशू होता है अनवाइंडिंग के टाइम पे उससे प्रिवेंट करने का काम डीएनए टोपोआइसोमरेज का होता है। यानी कि जब अनवाइंड होता है, जैसे कि ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये जब ओपन होगा, ये जब ओपन इस साइड से करेंगे तो क्या होगा? पीछे की तरफ क्या होगा? इसमें जैसे कि सपोज आप 2 थ्रेड है उसे अगर ओपन करते हैं, वो अगर एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ है तो अगर उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो पीछे की तरफ टेंशन एग्जर्ट होता है। ये क्या होगा? इस पे और ज़्यादा टेंशन एग्जर्ट होगा, इस तरह से क्लोज होता जाएगा। तो इस टेंशन को कम करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? डीएनए टोपोआइसोमरेज। ये टोपोलॉजिकल इशू को कम करता है। तो इस तरह से, और इसमें थोड़ा डिटेल में ये भी बता देती हूँ कि किस तरह से इसमें फॉर्मेशन होता है डीएनए से दूसरे डीएनए का। तो जिस तरह से डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ था, नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्डिंग होता जा रहा था, उसी तरह से इसमें भी होता है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, समरी बता देती हूँ। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये क्या होगा? ये ओपन होगा इस तरह से, ये अलग होगा और ये अलग होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी नाइट्रोजनस बेस है और इसमें भी नाइट्रोजनस बेस है। तो ये ए था तो इसमें तो टी होगा क्योंकि एक दूसरे के साथ ये बॉन्डिंग किए हुए था। ये जी है तो ये सी होगा, इस तरह से। और आगे फर्दर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे। तो ये जब सेपरेट हो गए तो अब यहाँ पे जो नए डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, जो कि किसका काम होता है? डीएनए पॉलीमरेज का। तो यहाँ से नए डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा तो ए के साथ किसका बॉन्डिंग होगा? टी का होगा। जी के साथ किसका होगा? सी का होगा। इसी तरह से इसमें क्या होगा? टी के साथ ए का होगा और सी के साथ किसका होगा? जी का होगा।
और इसे क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज इसे जोड़ता चला जाएगा। तो ये एक हो गया न्यू स्ट्रैंड, और एक दूसरा स्ट्रैंड कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रैंड बनेगा जो कि यहाँ पे बनेगा। तो ये है एक न्यू स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट एक डीएनए का स्ट्रक्चर हुआ और ये एक दूसरा कंप्लीट डीएनए का स्ट्रक्चर हुआ। तो इस तरह से एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। अनवाइंडिंग करने का काम कौन से एंजाइम का होता है, हेलिकेज का। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है सिंथेसिस करना, न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसिस करने का काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए लाइगेज का काम होता है डीएनए के टू फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करना, और डीएनए टोपोआइसोमेरेज का काम होता है टोपोलॉजिकल इश्यू को प्रिवेंट करना। अब हम लोग, आई होप कि आप लोगों को सारे प्रोसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग एसएससी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि 2024 में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इन एन एनिमल सेल। एक पशु कोशिका में डीएनए प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आवश्यक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सा एंजाइम था, मैंने अभी जस्ट बताया, टोपोआइसोमरेज था, डीएनए लाइगेज था और डीएनए प्राइमेज था। डीएनए प्राइमेज यानी कि डीएनए पॉलीमरेज। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिलेखन की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या था, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता था। तो वहां पे किस तरह से होता था, प्रिंसिपल क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू स्टैंड बाई सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अर्ध संरक्षित डीएनए प्रतिकृति से आप क्या समझते हैं। तो इसमें मैंने बताया था सेमी कंजर्वेटिव वाले में कि एक न्यू स्ट्रैंड होते हैं डीएनए, न्यू डीएनए का अगर फॉर्मेशन होता है तो एक क्या होता है, न्यू स्ट्रैंड होता है और एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है। तो इस तरह से एक ओल्ड होगा और एक न्यू होगा, तो हाफ हाफ नेचर दोनों के होंगे, इसलिए बोला जाता है इसे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर रेप्लिकेशन इज कंप्लीट ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स वन एंसेस्ट्रल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि एसएससी 2025-24 में पूछे गए थे इस टॉपिक से। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी, ये टॉपिक का जो भी मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया वो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। इसके बारे में अगर कुछ भी डाउट्स या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और वीडियो अगर यूजफुल लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम के चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।